बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सईदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज नए इस्लामी साल का आगाज़ हुआ, यकम मुहर्रम हराम है। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा साल तमाम जो आफतें बलाएँ इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिस तरह से बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है कोरोना जैसी सूरत में, तो इनसे अल्लाह ताला हम उनकी हिफाजत फरमाए और हम सबको अपनी ख़ास हिफाजत में रखें। शहदाए करबला का भी जिक्र करेंगे हम, ख़ास तौर पर उनकी कुर्बानियों का, जो जुल्म ढाए गए उनका जिक्र होगा और तफसीलन उस पर बात भी करेंगे। पहले हम बात करेंगे कोरोना के हवाले से। तो NCOC ने रावलपिंडी और पेशावर में कोरोना के बढ़ते फैलाव पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। मुतल्लिका इकाइयों को SOPs पर अमल दरामद कराने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क भर में वबा की सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में फैसला किया गया कि 1 अक्टूबर से सिर्फ वैक्सीनेटेड शहरी ही रेलगाड़ी पर सफ़र कर सकेंगे। अच्छा, इजलास में मुहर्रमुल हराम की आमद के पेश नज़र किए जाने वाले इक़दामात पर भी गौर किया गया और महकमा सेहत के मुताबिक अगस्त के पहले हफ्ते में कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 21.41% पर बरकरार रही है, जो कि अभी भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, कोरोना के हवाले से एक अच्छी खबर ये भी है कि आलमी सतह पर किल्लत के बावजूद पाकिस्तान कोरोना वैक्सीन की भारी मिकदार हासिल करने में कामयाब हो गया है। रवा माह 3,50,00,000 से ज़ायद वैक्सीन जो डोजेज़ हैं वो पाकिस्तान लाई जाएंगी। और ज़रा ये कह रहे हैं कि चीन से साइनोफार्म के अलावा साइनोवैक और कैंसाइनो की जो खेप है वो भी पाकिस्तान पहुँचाई जाएगी। अच्छा, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए से डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि वैक्सीन की दूसरी डोज के लिए SMS के इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है। हम लोग मैसेज का इंतज़ार कर रहे होते हैं, मैसेज नहीं आ रहा होता, तो उस इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है। ट्विटर पर उन्होंने अपने पैगाम में लिखा है कि शहरी साइनोफार्म की वैक्सीन अब 3 हफ्ते के बाद, जबकि साइनोवैक और एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन हैं वो 4 हफ्ते बाद लगवा लें। अगर मैसेज नहीं भी आ रहा तो आप जा सकते हैं और जाके आप लगा सकते हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी जनरल मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, अभी भी हम देखें तो शरह काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, कुछ केसेस कम हुए, शरह कम हुई है और जो नरमियाँ कर दी गई हैं, आप समझते हैं कि वक्त से पहले कर दी गई हैं, मज़ीद दौरानियाँ बढ़ा देना चाहिए था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो सूरत हाल है हमारी इकोनॉमी की भी और वबा की भी, हमें दोनों साथ देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके नंबर ऑफ केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं या कम नहीं हो रहे हैं, तो एटलीस्ट लोगों की मूवमेंट को रोकना ज़रूरी है। यानी कि लोगों को ऐसे इक़दाम करने पड़ेंगे हुकूमत को कि जिससे ये बीमारी एक से दूसरे में ट्रांसफ़र ना हो। तो उसके लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो सबसे अच्छा रहता है, सबसे जो बेहतर जो सजेशन है वो यही है कि सब चीज़ें खुली रहें, लेकिन लोग सख्ती से SOPs पे अमल दरामद करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें। और अगर ये चीज़ नहीं हो पाती और नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हैं तो हमें लोगों को घर पे बैठाना चाहिए, यानी कि लॉकडाउन करना चाहिए और कुछ अरसे के लिए करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमने डिमांड ये की थी कि कंप्लीट लॉकडाउन, ये जो पार्शियल लॉकडाउन सिंध में हुआ उससे तो कोई ख़ास एज सच हमें कोई बहुत ज़्यादा, कुछ परसेंट 3-4% नीचे ज़रूर आया है और जो आना भी था कि जाहिर है थोड़ा बहुत तो ब्रेक किया गया था। हमारा मकसद सिर्फ यही था कि जो ये तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है ग्राफ ऊपर की तरफ, केसेस का भी और अमवात का भी, तो इसमें थोड़ा सा ब्रेक लगना चाहिए था और वो अल्लाह का शुक्र है थोड़ा सा आया। लेकिन अभी भी अस्पतालों में जो बर्डन है वो मौजूद है, लोगों को बिस्तर मिल रहा है, लोगों को अभी भी, कल रात को भी हमारे जानने वालों ने मुझे फ़ोन किया कि जी हमें एडमिट नहीं किया जा रहा है, उनको ER में रखा गया है, वो कहते हैं बिस्तर नहीं है। इस तरह की सिचुएशन अभी है। अगर खुदा न खास्ता जो मुझे बहुत एक अफसोस से कहना पड़ता है कि हम डिमांड ज़रूर करते हैं कि बाजार खोल दो, ये खोल दे, मईशत तपक है, लेकिन हम जब खुल जाता है तो हम उस पर SOPs पे अमल दरामद कोई नहीं करता है। कल भी मैंने देखा कि बेतहाशा लोग ऐसे निकले हैं
जैसे शायद एक दिन के लिए दिया गया है कि आज खुलेगा कल फिर बंद हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी है इतना डॉक्टर साहब, रश लोगों था। की जानिब से एहतियात तो की जाती नहीं है, लेकिन अब जिस तरह से बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अब जो है मौसम क्योंकि अब चेंज भी होगा, 1-2 माह के अंदर हम देखते हैं कि सर्दियां भी आने वाली हैं, तो ऐसे में आप क्या रिकमेंड करते हैं? बूस्टर डोज जो है वो डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि इस हवाले से भी मुतज़ा बातें सामने आ रही हैं। देखें, इसमें बड़ा क्लियर है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि WHO भी मना कर रही है, उनका भी गाइडलाइन यही है कि अभी ना बूस्टर डोज का वक्त है और ना ही मिक्स और मैच वैक्सीन का कोई तरीक़ेकार अडॉप्ट हुआ है कि आज आपने साइनोफार्म लगाया है, उसके बाद आप जो है ना फाइजर लगा लें या मॉडर्ना लगा लें या कोई इस तरह के, जिससे WHO भी ये कहती है और हम भी ये समझते हैं कि किसी को खतरा हो सकता है उसके जान का, तो लिहाजा ये तो अभी नहीं है। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है तो मैं समझता हूँ कि जब तक पाकिस्तान में 70 से 75% लोग वैक्सीनेट नहीं हो जाते हैं तभी हमें सही पता लगेगा कि क्या सूरत हाल है। उस वक्त शायद ये दुनिया में भी पता चल जाएगा कि दुनिया भी कितना लोग वैक्सीनेट हो गए, और उसके बाद पता चलेगा कि क्या हमें 6 महीने के बाद बूस्टर देना है या 1 साल के बाद बूस्टर देना है या हर साल ये बूस्टर डोज लगता रहेगा। अभी मेरे ख्याल में इट्स टू अर्ली टू से कि हमें अभी बूस्टर डोज सही है, अभी कबलस वक्त होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और अहम मामला है, वो मामला ये है कि पहले हमने देखा कि सेकंड डोज जो थी उसका दौरानिया बढ़ा दिया गया। साइनोफार्म का दौरानिया आपने बढ़ाकर 6 हफ्ते कर दिया, बाकी इसी तरह से साइनोवैक का भी बढ़ा दिया गया, एस्ट्राजेनेका का भी पाकिस्तान में बढ़ा दिया गया। कल डॉक्टर फैसल सुल्तान करते हैं, ट्वीट करते हैं और वो बताते हैं कि नहीं 3 हफ्ते बाद दोबारा से लगाया जा सकता है। तब हम सवाल कर रहे थे क्या किसी रिसर्च की बुनियाद पर यह फैसला किया जा रहा है या फिर शॉर्टेज की बुनियाद पर यह फैसला किया जा रहा है? कल की ट्वीट के बाद तो ऐसा लगता है शॉर्टेज की बिना पर यह फैसला किया गया था, ना कि रिसर्च की बिना पर। आप क्या समझते हैं? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये यकीनन रिसर्च में ऐसी बात नहीं है। और जो बेसिकली शुरू में जो ये डाटा फॉर्म हुआ था चाइना से, तो यही था कि साइनोफार्म जो था वो 21-22 दिन के बाद दिया जा रहा था, लगना था, लेकिन कुछ शॉर्टेज की वजह से इसका टाइम बढ़ा दिया गया। लेकिन इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर टाइम बढ़ा के किया जाए, शॉर्ट टाइम में नहीं करना चाहिए कि अगर 4 हफ्ते का टाइम है अगर वैक्सीन का किसी का और आपने 2 हफ्ते में ही लगा लिया सेकंड डोज, तो वो शायद आपको कोई परेशान कर सके। अच्छा। लेकिन अगर टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, 1 हफ्ता 2 हफ्ता ज्यादा हो जाता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो पाकिस्तान में इसका टाइम बढ़ाया गया वो जस्ट बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन, क्योंकि लोग बहुत सारे किसी न किसी वजह से बाहर निकले और बहुत ज्यादा वैक्सीन की डिमांड आ गई, तो उसको मैनेज करने के लिए ये तरीका इख्तियार किया गया। मेरे ख्याल में वो सही था। अच्छा, दूसरी बात जो आपने अभी इस्लामाबाद की बात की, मैं जरा सा ऐड करूं कि देखें, पिंडी इस्लामाबाद की सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है। हमें जो रिपोर्ट मिलती है, तो मैं NCOC से दरख्वास्त करूंगा कि अगर ये रिपोर्ट, एक तो SOPs पे सख्ती से अमल दरामद कराया जाए, अगर नहीं और अगर केसेस इसके बावजूद बढ़ते हैं तो देखें इस्लामाबाद को लॉकडाउन करना चाहिए, ताकि ये जो नंबर ऑफ केसेस कम हो जाए, उसके बाद फिर आप SOPs पे फॉलो कराएं। लेकिन अभी सख्ती से SOPs पे फॉलो करना है ताकि ये केसेस नीचे आने चाहिए, वरना ये डेल्टा वेरिएंट जो है जब एक दफा हमारे हाथ से निकलता है तो बड़ा मसला बन जाता है। और हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज को भी हुकूमत करना पड़ेगा कि हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज को भी अपग्रेड करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप रहे थे, डॉक्टर कैसर सज्जाद हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, कल से यही बात ज़्यादा हो रही थी कि पहले दौरानिया जो बढ़ा दिया गया था, अब इजाज़त दे दी गई है, तो वो रिसर्च के ऊपर कुछ क्वेश्चंस उठ रहे हैं। जो पहले कहा जा रहा था कि नहीं, अब यही बेहतर है कि दौरानिया बढ़ाकर उसको लगाई जाए, लेकिन अब चूँकि इजाज़त दे दी गई है तो आप लोग 3 हफ्तों के बाद, अवेलेबिलिटी भी है, आप लोग 3 हफ्तों के बाद साइनोफार्म के लिए जा सकते हैं, साइनोवैक के लिए 4 हफ्ते बाद दोबारा से आप जा सकते हैं। और किसी मैसेज का इंतज़ार मत कीजिए। कई लोग ऐसे हैं, बड़ी तादाद में पाकिस्तान में लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1 डोज लगवाई है, दूसरी डोज लगवाने के लिए गए ही नहीं। या तो वजह यह है उन्होंने ज़रूरत महसूस नहीं की, हालांकि जब तक दूसरी डोज नहीं लगेगी हम
मुकम्मल वैक्सीनेटेड नहीं है, और दूसरे वो लोग हैं जिनको अभी तक मैसेज नहीं आया और वो कंफ्यूज। लेकिन जिन लोगों को मैसेज अब नहीं आया वो मैसेज का इंतजार बिल्कुल ना करें। अपना जो टाइम पीरियड रखा गया 3 हफ्ते या 4 हफ्ते, उसके बाद जाके अपने आप को वैक्सीनेट लाजमी कराएं, क्योंकि जब तक आप कंप्लीट वैक्सीनेटेड नहीं हो जाएंगे तब तक जो है आपके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा नहीं हो सकेगी इस वेरिएंट के खिलाफ, जो कि डेल्टा वेरिएंट अब आया कोरोना। सरसब्ज़ और साफ पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। बिल्कुल। सरसब्ज़ और साफ पाकिस्तान की तारीखी मुहिम तब्दीली की जानिब एक अहम कदम और नए पाकिस्तान की तामीर के लिए संगे मील है, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आइंदा आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को महफूज तर बनाने का अज़्म कई बार कर भी चुके हैं। अच्छा, मुल्क को साफ, शफाफ और सरसब्ज बनाने के लिए क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम कामयाबी से जारी है। इसी सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ सगिया में दुनिया के सबसे बड़े मेवाकी जंगल का इफ्तिताह कर दिया, और उन्होंने मेवाकी जंगल के लिए पौधा भी लगाया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए हम सबको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए 50 मकामात पर अर्बन फॉरेस्ट लगाने की सोच अहम और पहला कदम है, और इसी हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब का ये अज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने क्या कहा, आपको वो सुनाते हैं। ये वो लाहौर था जिसमें हम बड़े हुए थे, जिसमें बागात थे, दरख्त थे, साफ़ आबो हवा थी, और हमारे देखते देखते अब लाहौर पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड शहर बन गया। मुझे बड़ा फ़ख्र है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने अपनी हैसियत से बहुत आगे निकल के अपनी पूरी कंट्रीब्यूशन की है ये ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए, और मैं आज सारे पाकिस्तानियों को कहूँगा कम से कम एक दरख्त लगाना चाहिए और फिर उसको उसकी परवरिश करनी चाहिए। ये वज़ीर-ए-आज़म साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए माहौलियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मलिक अमीन असलम साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये मियावाकी दरख्त की या जंगल की क्या खसूसियात हैं, थोड़ा सा हमें ये बता दें, और क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसके बाद लाहौर की फ़ज़ा में कितनी बेहतरी आएगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल मियावाकी जंगलात जो हैं ये एक ख़ास तरीका है जंगल उगाने का, और स्पेशली अर्बन फॉरेस्ट जहाँ पर ज़मीन कम हो और आप जल्दी जंगल उगाना चाहें। तो ये एक जापानीज़ बॉटनिस्ट थे मिस्टर मियावाकी, जिन्होंने ये एक दरियाफ़्त किया तरीका जिसके ज़रिए लैंड की प्रेपरेशन इस तरीके से की जाती है कि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें राइस हस्क शामिल होता है, शुगर हस्क शामिल होता है, देसी खाद, देसी गोबर शामिल होता है, और 3 फुट तक उसको खोद के ये ग्राउंड प्रिपरेशन की जाती है। और उस ग्राउंड की खासियत ये होती है कि वो वाटर को रिटेन करता है। उसके बाद जो पौधों की सिलेक्शन है वो इस तरीके से की जाती है कि और लगाया इस तरीके से जाता है कि मुख्तलिफ पौधे लगाए जाएँ, सारे इंडिजिनस पौधे हों, लेकिन वो उनके रेट ऑफ ग्रोथ डिफरेंट हों, और जब वो रेट ऑफ ग्रोथ डिफरेंट होती है तो फिर उनमें से हर पौधे को हर वक्त सनलाइट मिल रही होती है, जिसकी वजह से जो मियावाकी जंगल है ये 10 गुना ज़्यादा रैपिड स्पीड के ऊपर ये उगता है, और ये तकरीबन 40% ज़्यादा कार्बन को एब्जॉर्ब करता है। तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त सोल्यूशन था हमारे शहरों के लिए, खुसूसन लाहौर के लिए, जहाँ पर पोल्यूशन लेवल्स बहुत बढ़ चुके हैं, और 2008 से 18 तक जो एक डेकेड ऑफ डिस्ट्रक्शन मैं समझता हूँ गुजरा है, जिसके अंदर 70% लाहौर की ग्रीनरी को ख़त्म किया गया था। ठीक है। और ये लाहौर जो कि मुगलों के ज़माने से सिटी ऑफ गार्डन्स मशहूर था, उसको एक लॉस्ट सिटी ऑफ गार्डन्स बना दिया गया था। तो अब इमरान खान साहब ने आकर ये एक विज़न दिया और कोशिश की है कि यहाँ पर हम दोबारा इन फॉरेस्ट को रिवाइव करें। तो अल्लाह के फजल से 50 मियावाकी फॉरेस्ट लाहौर में लग चुके हैं। अच्छा। और जिनमें से आज जो मियावाकी फॉरेस्ट लगाया गया ये दुनिया का सबसे बड़ा मियावाकी फॉरेस्ट है, जो कि 100 कनाल पे मुहित था। ठीक है। और इसमें 1,65,000 पौधे लगाए गए हैं। तो इससे इंशाल्लाह लाहौर की जो ग्रीनरी है वो भी दोबारा बहाल होगी, और ये लाहौर के लंग्स बनेंगे, ताकि लाहौर जो एक पोल्यूटेड शहर बन चुका है उसकी पोल्यूशन को कम करने में ये बहुत करामत साबित होगी। और उसके साथ साथ इंटरनेशनल जो क्लाइमेट चेंज है उसको कम करने के लिए ये कार्बन सिंक्स के तौर पर इस्तेमाल यही उम्मीद करते हैं मीनस के इस तरह से ही हमारा जो पाकिस्तान है वो सरसब्ज़ और शादाब हो। लाहौर के अलावा अगर बात करें मुल्क के मजीद और कौन कौन से शहर हैं जो मियावाकी जंगल लगाने के लिए मौजूद हैं? मियावाकी जंगल जो है ये सारे अर्बन एरियाज़ में लगाया जा सकता है, और जो हमने कैंपेन स्टार्ट की थी जो
लिबर्टी के एक छोटे से राउंड अबाउट से स्टार्ट हुई थी कोई तकरीबन 1.5 साल पहले, जहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ वो लगाया गया था प्रोजेक्ट। उसके बाद इसने बहुत सारा मोमेंटम गेन किया और जैसे मैंने बताया कि लाहौर शहर के अंदर ही 50 मजीद साइट्स के ऊपर लगाया जा चुका है। इसके साथ साथ ये मुख्तलिफ और शहरों में भी अब मियावाकी जंगलात जो हैं वो लगना शुरू हो गए हैं। इसमें तकरीबन 100 से ज़्यादा जो मियावाकी हैं वो पेशावर के एरिया में लग चुके हैं और इसके साथ पिंडी में भी लग रहे हैं। इस्लामाबाद में 20 मियावाकी फॉरेस्ट लग चुके हैं। मैं कल अटक गया हुआ था अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पर भी 2 मियावाकी फॉरेस्ट लग रहे हैं। तो एक ये कैंपेन स्टार्ट हो गई है, तो ये बड़ा एक खुशायन चीज़ है कि एक नया तरीका है फॉरेस्ट उगाने का, अर्बन फॉरेस्ट उगाने का, जिससे ग्रीनरी भी होती है और उसके साथ साथ ठीक है। मलिक अमीन असलम साहब, ये भी बता, आपकी हुकूमत में सरसब्ज माहौल के लिए 1 अरब से ज़ायद दरख्त लगाने का दावा किया गया है। अच्छा, इससे पाकिस्तान के माहौलियाती इंडेक्स की बात कर लीजिए, उसमें कितनी बेहतरी आएगी? बिल्कुल, पाकिस्तान का जो माहौलियाती इंडेक्स है उसके अंदर भी इससे बेहतरी आएगी और ये पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल परफॉर्मेंस है उसके लिए भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये दरख्त जो है ये सिर्फ हम पाकिस्तान के लिए नहीं लग रहा। ये पाकिस्तान को जहाँ पे इसका एयर पोल्यूशन का भी फ़ायदा है, यहाँ पर कार्बन एमिशंस भी कम हो रही है, लेकिन इसका दुनिया को भी फ़ायदा है और दुनिया इसका एतराफ़ भी कर रही है। हमने जो 1 अरब दरख्त केपी में पहले लगाया और उसके बाद हमने जो 10 बिलियन ट्री सुनामी स्टार्ट किया पूरे पाकिस्तान में, उसके अंदर भी 1 अरब मज़ीद दरख्त हम लगा चुके हैं, जिसको अब इंशाल्लाह 1 और अरब हमने इस साल पूरा करना है। तो ये पाकिस्तान में मैंग्रोव्स जो साउथ में हैं उधर से लेके नॉर्थ में जो हमारे जंगलात हैं वहाँ तक, बीच में हमारे स्क्रब फॉरेस्ट हैं, रिवराइन फॉरेस्ट हैं, हर जगह पे लगाए जा रहे हैं और अर्बन फॉरेस्ट भी लगाए जा रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह ये एक बहुत ज़बरदस्त कैंपेन है जो कि पाकिस्तान की फ्यूचर जनरेशन्स के लिए है, पाकिस्तान के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए, क्योंकि पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज से मुतासर तरीन ममालिक में शुमार होता है। आज एक UN की रिपोर्ट निकली है जिसमें 15,000 साइंटिस्ट जो कि दुनिया के लीडिंग साइंटिस्ट हैं मुख्तलिफ ममालिक के, वो 8 साल बैठ कर उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें बताया गया है कि दुनिया को एक रेड वार्निंग मिल गई है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, कि अगर हमने अपनी डेवलपमेंट के मॉडल को ठीक ना किया तो ये दुनिया तबाही की तरफ चली जाएगी, क्योंकि हमने अपने रिसोर्सेज को ज़्यादा यूटिलाइज़ कर लिया है। हमने हवा में पोल्यूशन इतनी ज़्यादा कर दी कि दुनिया की जो एटमॉस्फेयर है वो चोक हो रहा है इस वक्त। तो इसलिए ये दरख्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दरख्त हवा से पोल्यूशन को निकालते हैं, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, हमें छाँव देते हैं, हमें फल देते हैं, और सबसे बड़ी बात ये सदका जारिया है जो कि हमें हमारे नबी पाक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि हम दरख्त लगाएं। तो इसलिए ये दरख्त लगाना ज़रूरी है और मेरी अपील है तमाम पाकिस्तानियों से कि इंशाल्लाह इस बार 14 अगस्त को हम ग्रीन पाकिस्तान डे के तौर पे मना रहे हैं। तो जहाँ पर आप अपने झंडे लहराएंगे 14 अगस्त को, वहाँ पर अपने हिस्से का दरख्त ज़रूर लगाएं और उस दरख्त को फिर बचाएं, ताकि अगले 14 अगस्त को आप हमें वो दरख्त दोबारा दिखा सकें। मलिक अमीन असलम ने इसकी बहुत सारी खुसूसियात बताई है, लेकिन कुछ माहिरीन जो हैं वो तनकीद कर रहे हैं कि मियावाकी जंगल जो है पाकिस्तान में लगाने का तजर्बा जो है ना सिर्फ पैसे का ज़ाया, बल्कि इससे पानी की सतह मज़ीद गिर जाएगी। ये बात दुरुस्त है? देखिए, एक तो मियावाकी जंगल जो उगाया जाता है इसका सबसे बड़ी खासियत ये है कि पानी ये बहुत कम इस्तेमाल करता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसा मटेरियल लगाया जाता है ग्राउंड के ऊपर जो कि पानी को, जो भी पानी इसको आप देते हैं, एक बार देते हैं तो पानी को सोख कर लेता है और एक स्पॉन्ज की तरह फिर ये ट्रीट करता है। तो जो भी माहिरीन ये बात कर रहे हैं उनको इसकी मुतालिक पता नहीं है। दूसरा ये है कि ये मेंटेनेंस फ्री जंगल होता है, इसकी कॉस्ट इनिशियल थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन उसके बाद ये इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम हो जाती है, क्योंकि ये जंगल नेचुरली उगता है उसके बाद। ठीक है। तो ये एक बहुत मौजूद सलूशन है, तमाम दुनिया इसको एम्प्लॉय कर रही है और पाकिस्तान भी इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो इमरान खान साहब का विजन है उसके मुताबिक इसको एम्प्लॉय कर रहे हैं। तो जो नाकिदीन है वो तो इस किस्म के नाकिदीन है कि कल हमने एक कोशिश कर रहे हैं, गुजरांवाला शहर में हमारी यूथ कोशिश कर रही है जी, वो वीडियो 1 मिनट के अंदर 50,000 पौधे लगाए जाए, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। तो इंशाल्लाह 12 तारीख को मैं गुजरांवाला जा रहा हूँ उसके लिए, लेकिन उसके नाकिदीन इस किस्म के हैं कि एक MP है वहाँ के, उन्होंने इसके ऊपर एक करारदाद जमा करा
दिए कि अगर ये इतने दरख्त लग जाते हैं, यानी कि 50,000 दरख्त अगर गुजरांवाला शहर में, क्योंकि पोल्यूटेड एक शहर है, अगर उसके अंदर ये दरख्त लग जाते हैं तो वहाँ पर एक सिक्योरिटी रिस्क और सिक्योरिटी हैजर्ड बन जाएगा। तो ये तो मैं समझता हूँ एक जाहिलाना सोचें हैं, और ये जाहिलाना सोच से हमें बाहर आना होगा, अपनी सियासत को इससे बाहर निकालना होगा, और पाकिस्तान को हमने इस जाहिलाना सियासत से बाहर लेके जाना है और एक ग्रीन। सही है मलिक अमीन असलम साहब, बहुत शुक्रिया। आप सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, हमें पाकिस्तान को सरसब्ज बनाना है और हमें फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचना है। आप अपनी जिम्मेदारी अदा करें, एक दरख्त तो लाजमी तौर पर लगाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। हम एक ब्रेक लेते हैं, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे। Stay with us. सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान बेशक साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक से पीछे है, मगर हमारे नौजवानों में आगे बढ़ने की लगन और जज्बा है। इसीलिए वो महदूद वसाइल और कम सहूलतों के बावजूद आए रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाते हैं कि दुनिया हैरान रहती, दंग रह जाते हैं। अच्छा, अब कराची के इलाके डिफेंस के रहायशी 18 साल हमाद नदीम का शुमार भी अब ऐसे ही नौजवानों में किया जा सकता है। ओ लेवल्स के ये स्टूडेंट हैं। हमाद नदीम ने 50,000 रुपए की इब्तदाई सरमायाकारी से 2 आम तरीन एप्लीकेशंस तैयार किए। अब उसमें दावा क्या हो रहा है? एक, स्टॉक मार्केट के सरमायाकारों को मालूमात पर मबनी फैसला करने में मदद फराहम करती है, जबकि दूसरी जो है वो एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जिसकी मदद से 150 रुपए की लागत से सूंघने की सलाहियत और अलामात की बुनियाद पर कंप्यूटर एल्गोरिथम की मदद से कोरोना होने के इम्कानात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये बड़ी हैरानकुन बात है और इस तरह के दावे खैर पहले भी हुए हैं कि जी कि ऐप बना ली, फलां चीज़ बना ली। तो हमने हमाद से ये जानना है कि ये दावा कितना दुरुस्त है। हमाद जो है वो कहते हैं कि पाकिस्तान में डिजिटलाइजेशन का अभी बहुत पोटेंशियल है और दुनिया के बड़े वेंचर कैपिटल पाकिस्तान का रुख भी कर रहे हैं और पाकिस्तानी स्टार्टअप जो है उसमें सरमायाकारी बढ़ रही है। उनका कहना है कि बहैसियत यूथ हमारी नज़र में पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। तो हमाद को वेलकम करते हैं। हमाद, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप खैरियत से हैं? अब आपने हमें बताना है कि इतनी छोटी सी उम्र में ये ख्याल कहाँ से आया, कैसे आया और कितनी देर में आपने ये दोनों ऐप्स बनाई हैं? एक एक करके दोनों ऐप्स पे बात करें। ओके, तो जो सबसे पहले वाली इकोनॉमिक्स की जो स्टॉक मार्केट के बारे में, उसको 1 महीना लगा था बनाने के लिए। और इसका आइडिया बेसिकली यहाँ से आया था कि मैं एक दिन बुक पढ़ रहा था एक ओलंपियाड के लिए, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ओलंपियाड हो रहा था। और उस बुक में ये बताया गया था कि किस तरह इंफॉर्मेशन का एक गैप होता है और इस गैप की वजह से इनकम इनइक्वालिटी की वजह से जो लोग ज़्यादा अमीर होते हैं वो ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट के थ्रू, और जिन लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता और इतना एक्सपीरियंस नहीं होता वो नहीं कमा पाते। तो इसी आइडिया को आगे लेते हुए मैंने एप्लीकेशन का सोचा और फिर मैंने अपने कुछ दोस्तों से बात की। एक मेरा दोस्त मोमिन था, फिर हमने एक साथ मिलके और बाकी अब कुछ 100 से ज़्यादा लोग हैं टीम के अंदर, हमने एक साथ फिर मिलकर एप्लीकेशन पे काम किया। ठीक, अच्छा हमाद, ये ऐप किस तरह से वर्क करती है स्टॉक मार्केट के हवाले से अगर बात करें तो? जी, तो एप्लीकेशन के अंदर डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, यूके है, यूएस है, जापान है, तो हर कंट्री के लिए डिफरेंट इंडेक्सेस होती हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में ऑल शेयर KSE 100 है, तो हर इंडेक्स का वो पॉइंट्स बताते हैं कितने पॉइंट्स हैं। इसके बाद अगर एप्लीकेशन नीचे चले जाएंगे तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है या फिर एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, GDP कितनी है, तो आपको ये सब पता चल जाता है उसके थ्रू। इसके अलावा उसके अंदर डिफरेंट ग्राफ्स भी होते हैं और न्यूज़ का भी एक अलग से पेज है जिसमें आप टॉप 50 न्यूज़ स्टोरीज देख सकते हैं CNBC.com में। अच्छा ठीक है हमाद, ये बताएं कि अब मुझे कुछ भी नहीं पता स्टॉक मार्केट के हवाले से, तो फिर ये ऐप मेरी मदद कर सकती है या नहीं? कुछ तो पता होना ज़रूरी है। अब ये ना हो कि आप सारा दारोमदार आपका ऐप पर ही हो कि ये ऐप ही बताती रहेगी और हम करते चले जाएंगे। जी, एप्लीकेशन के अंदर है कि काफ़ी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है, काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन है। तो अगर आपको बहुत कम भी पता हो, आपको बिल्कुल बेसिक पता हो कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, कि अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, तो आप फिर इसको आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन हैं, साथ में ग्राफ्स हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। अच्छा हमाद, दूसरी ऐप के हवाले से बताइएगा। दूसरी ऐप जो है उसमें आपने कहा कि कोरोना टेस्टिंग जो है उसमें मदद जो है वो उससे आपको मिलती है, तो ये कैसे काम करती है? और ये वाकई में जिनके बहुत सारे दावे किए गए थे इस हवाले से, तो ये जो आपने ऐप बनाई किस हद तक दुरुस्त है? जी, तो इस एप्लीकेशन के अंदर बेसिक क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन है वो हमने कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी है जो काफ़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है, हमने उसका क्वेश्चन यूज़ किया है। अच्छा। उनके पास काफ़ी डेटा सेट्स थे, अराउंड कुछ 1 मिलियन या इतने कुछ डेटा सेट्स थे, तो हमने वहीं से डेटा यूज़ करके एल्गोरिथम बनाया। ठीक, जो एल्गोरिथम है वो बेसिक कैलकुलेट करता है कितनी प्रोबेबिलिटी, तो हमने हर चीज़ को, हर क्वेश्चन को, क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन हैं
उनको वेट असाइन करनी है कि अच्छा। इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। और अगर जब आप क्वेश्चन फिल आउट करते हैं उसमें पहले आपने आईकॉल पार्ट चुनना होता है, उसके बाद आप क्वेश्चन फिल आउट करते हैं और उसके बाद वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता है जो कि डेटा जो टॉप यूनिवर्सिटी से यूज़ किया है उस डेटा से ही मैच करके वो आपकी प्रोबेबिलिटी बताता है। तो इस वजह से काफ़ी ये एक्यूरेट हम कहते हैं इसका रिजल्ट होता है। अच्छा, ये आंसर बेस्ड है कि जिस तरीके से लोग वो क्वेश्चनेयर देखते जाएंगे तो उससे एक आइडिया लगाया जा सकता है कि ये है या नहीं है, मतलब कि जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वही पूछे गए हैं वहाँ पर। नहीं, इसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस नहीं है, बेसिकली आपके पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन होते हैं कि आप देखते हैं कि आप स्मोकिंग करते नहीं करते, क्योंकि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपकी स्मेल सेंसिटिविटी पे इफेक्ट होता है, या फिर आपने पिछले 72 आवर्स के अंदर आप कहीं बाहर गए थे, या फिर आपको फीवर था या आपकी फैमिली में किसी का फीवर था और आप जो क्योंकि कार्ड आता है इसका साथ में और कार्ड को आप सूंघते हैं तो उसमें आप एक स्मेल सेंसिटिविटी का फिल आउट करते हैं कि आपको कितनी ज़्यादा स्मेल आई है या कितनी कम आई है, तो एक स्लाइडर है, आप उसको स्लाइड करते हैं। इसके बाद जब आप सारे क्वेश्चन आंसर कर देते हैं इसके बाद वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। नहीं, अभी तक कोई जवाब भी आया कि आपकी ऐप से हमें फ़ायदा हुआ, हमने क्वेश्चनेयर फिल किया तो हमें अंदाज़ा हो गया कि नहीं हम कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं, ऐसा कुछ हुआ है अभी तक? जी, मेरा एक दोस्त था बेसिकली, तो उसके साथ ऐसा हुआ था, तो उसने अपने किसी जानने वाले के साथ किया था तो फिर उनका आ गया था 50% से ऊपर चांस। तो उसके बाद पता चला कि उनको असल में कोविड था। तो ये एक एग्जाम्पल मेरे दिमाग में है जी। अच्छा, मुझे ये भी बताएं हमाद, आपसे जानना चाहेंगे पहली ऐप के बारे में कि ये सिर्फ लोगों को बना के आप दे रहे हैं कि चलो आओ बिज़नेस करो, तुम्हें पता लगे स्टॉक एक्सचेंज किस तरह से काम करती है, शेयर्स खरीदो, या फिर हमाद और उनके दोस्त खुद भी कुछ कर रहे हैं, बिजनेसमैन बन गए? जी, बिज़नेस तो उसमें यही है कि साथ में इन्वेस्टमेंट वगैरह है तो वो बिज़नेस वाला पार्ट है, और फिर जो अपने इन्वेस्टर्स को खुश रखना है वो भी बिज़नेस वाली पार्ट है, और इस पर जो अब रिटर्न लेना है इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो सब बिज़नेस का ही पार्ट है। तो हम सब एक मिल के साथ में एक काइंड ऑफ बिज़नेस वेंचर भी है, लेकिन अच्छा। हमारा जो मेन पर्पस है वो पैसे कमाना तो है नहीं, क्योंकि एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है, हम किसी को चार्ज कुछ कर नहीं रहे, लेकिन अपनी मर्चेंडाइज बेचते हैं, जो टी शर्ट्स होती हैं वो बेचते हैं ब्रांडेड। अगर कोई लें तो फिर हम उस पर एक एज अ बाय प्रोडक्ट प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन दैट्स नॉट द मेन पर्पस। अच्छा हमाद, जिस तरह से आप इतनी छोटी सी उम्र में इस तरह से आपने 2 ऐप जो हैं वो डिज़ाइन किए हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं वो डिज़ाइन करना चाहते हैं लेकिन इतने उनके पास सोर्सेज नहीं होते हैं, और जिस तरह से आपने सरमायाकारी की है, आपने एक तो हम जानना चाहेंगे कि आपने इतनी छोटी सी उम्र में कहाँ से इतनी सरमायाकारी कर ली, और दूसरा ये कि दूसरे लोग कैसे इस तरह की आप बना सकते हैं जो कि बनाना चाहते हैं और उनके पास सोर्सेज नहीं है। जी, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ से आती है। तो आपने रीच आउट करना होता है जो आपके जानने वाले होते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने अपने स्कूल के प्रिंसिपल को रीच आउट किया था, और जो भी मेरे कॉलेज के डीन है उनको रीच आउट किया था, मिस अफशा सर ने दी, तो उन दोनों ने इन्वेस्टमेंट की थी 20,000 एंड 30,000। तो आपको सबसे पहले अपने जो भी आसपास के लोग हैं उनको रीच आउट करना होगा। अच्छा। वो सबसे पहली चीज़ है। और जो एप्लीकेशन डिज़ाइन करने वाली बात ये है कि अब ये कोई भी कर सकता है, मतलब इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप अपने दोस्तों के साथ बात करें, अपने दोस्तों से मिलें, जैसे मेरे दोस्त बसाम हैं और सबीर हैं, तो मैंने उनके साथ मिलकर काम किया था। तो फिर आप अपने दोस्तों से बात करें, कोर्सेज अवेलेबल ऑनलाइन, कोर्सेरा पे चले जाएं, यूडेमी पे, हर जगह कोर्सेज फ्री हैं, आप जो भी चाहे आप कर सकते हैं इजीली, बस आपने करना शुरू करना होगा। ठीक है, फ्यूचर में कौन सी ऐप्स हम देखेंगे कि हमाद और उनके दोस्त बना रहे हैं? जी, अभी एक और एप्लीकेशन में मैं काम कर रहा हूँ, वो मेंटल हेल्थ के बारे में। तो उसमें आप एंजाइटी और डिप्रेशन इस तरह की चीज़ों से आप उनसे निकल सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। चलें जी, गुड, बहुत गुड लक आपको हमाद, बहुत शुक्रिया आप सब सवेरे पाकिस्तान का ने, और ऐसा टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद है। और देखें जो थर्ड ऐप आ रही है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है, बिल्कुल ऐसे ही है, और अच्छा काम हम कर रहे इस हैं। टैलेंट को यही कहेंगे कि ये मज़ीद काम करते जाएं, और बाकियों कहेंगे इनको अप्रिशिएट कम अज़ कम करें। ये बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले लोग हैं। कुछ जश्न आज़ादी की बात बिल्कुल जश्न आज़ादी की बात करेंगे, क्योंकि देखा जाए तो पाकिस्तान भर में ही हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जोश व खरोश के साथ तैयारियाँ जारी हैं। इसी तरह बहावलपुर में भी तैयारियाँ जारी हैं जश्न आज़ादी की, और शहर के मुख्तलिफ मकामात पर झंडों, झंडियाँ और बैजेस के स्टॉल्स भी लग चुके हैं। हाँ, बच्चे जोश व जज्बे से ख़रीदारी कर रहे हैं। इस वक्त बहावलपुर में मौजूद हैं अमजद अवान, हमारे नुमाइंदे हैं, उनसे जानते हैं बताइए जश्न आज़ादी के हवाले से क्या तैयारियाँ की जा रही हैं, बच्चों का जज्बा कैसा है? जी बिल्कुल, ज़िंदा कौमें ही अपने आज़ादी के दिन मनाती हैं। पाकिस्तान में हर शहर के अंदर आज़ादी मनाने के लिए तैयारियां जारी हैं। इसी तरीके से बहावलपुर में भी इस वक्त जोश व खरोश के साथ जश्न आज़ादी मनाने के लिए तैयारियां जारी हैं। गली महल्लों को सजाया जा रहा है पाकिस्तानी परचम के साथ, दुकानें सज चुकी हैं, स्टॉल लग चुके हैं, बच्चे भी ख़रीदारी कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कुछ बच्चे जो ख़रीदारी करने के लिए आए हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ ख़रीदा उन्होंने और कैसे वो जश्न आज़ादी मनाएंगे। जी बेटा बताइएगा,
मैं यहाँ पर झंडे वगैरह लेने आया हूँ और यहाँ पर बाजे वगैरह भी और खरीदने आया हूँ। मेरे दोस्तों से गुजारिश है कि पौधे भी लगाएं इधर और ग्रीन पाकिस्तान बनाएं। हाँ जी बिल्कुल, इस बच्चे ने बड़ा खूबसूरत पैगाम भी दिया है कि जश्न आज़ादी मनाने के साथ साथ पौधे भी लगाएं ताकि पाकिस्तान ग्रीन हो। यहाँ पर मैंने देखा बच्चों ने माशाल्लाह कैप्स लिए हुए हैं, बहुत सारे परचम ख़रीद किए हैं और दूसरे सामान लिए हैं, बैजेस लिए हैं, जो 14 अगस्त को जोश व खरोश के साथ अपना आज़ादी का दिन मनाएंगे। जी अमजद, बहुत शुक्रिया आपका, आप तो खुद बड़े मतलब के तैयार हुए हुए थे। क्या बात है, ये जज्बा जो है बच्चों से कुछ कम नहीं था। बिल्कुल, बच्चों से कम नहीं था जज्बा, और बच्चों के साथ साथ अमजद भी खैर अपनी पूरी तैयारी के साथ पहुंचे हुए बच्चे भी तैयारी करें। हमने कल आप लोगों को बताया था कि बारिश हो सकती है 14 अगस्त को। अच्छा, एक और अहम मामला है हमारे पास, और वो हम सबको कभी ना कभी कहीं ना कहीं फेस करना पड़ रहा होता है, अपने हवाले से या फिर किसी और के हवाले से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे हमारे मुल्क में अगर हम बात करें, सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट्स बनाना लोगों का मशगला बन चुका है, और इसी हवाले से हम बहुत ज़्यादा जो है ना परेशानी का भी हमें सामना करना पड़ जाता है। अगर बात करें सियासी शख्सियात की, खिलाड़ियों की, शोबिज़ स्टार्स के, उनके जाली अकाउंट्स जो हैं वो बनाने का जो अब एक था ना चलन, वो अब आम हो गया। अच्छा, अभी हाल ही में हमने देखा टोक्यो ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो के फाइनल में पहुंचने वाले एथलीट हमारे हीरो अरशद नदीम के कई जाली अकाउंट्स मंजर आम पर आ गए। तशवीशनाक बात तो यह है कि सोशल मीडिया पर जाली अकाउंट्स के जरिए लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, गुमराह किया जाता है, खौफ में भी मुब्तला करके ज़िंदगी अजीरन बनाई जाती है। और यहाँ तक के कई ऐसे फेक अकाउंट्स हैं जिन पे ब्लू टिक भी हो चुका हुआ है। लोग परेशान है कि हमारा तो उस पर भाई पेज ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लोग जो डिजर्विंग हैं उन लोगों के तो ब्लू टिक होते नहीं है, इस तरह के लोगों के पता नहीं कैसे होते हैं। खैर, इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो जिस तरह से आप देख लें कि फ़िरका वराना जो अनासर हैं वो उसमें चीज़ें वो कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं, इस तरह की चीज़ें पोस्ट करते हैं आपके अकाउंट से, और गलत जो है ना बेबुनियाद जो अफवाहें हैं वो फैलाते हैं ऐसे अकाउंट से। मुख्तलिफ सियासी और मजहबी मकातब फ़िक्र में गलत फहमियाँ पैदा करने की गर्ज से भी फेक अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, अब FI फेक अकाउंट्स बनाने वालों के खिलाफ शिकायत मिलने पर कार्रवाइयाँ करती रहती है, मगर ज़रूरत तो इस अमर की कि जाली अकाउंट्स बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि किसी और के नाम से अकाउंट ही ना बनाया जाए। हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अहमद साहब, चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स बराए IT। बात करेंगे उनसे। सैयद अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये बताइएगा सर, क्या मामला है? हम देखते हैं कि एक नाम है, उसकी कोई सैकड़ों प्रोफाइल्स बना दी जाती हैं और फिर उस पर चेक भी नहीं रखा जा सकता होता, या सोशल मीडिया को हम इस तरह से देख ही नहीं सकते, किसी तरह से रेगुलेट किया ही नहीं जा सकता। जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ये एक बहुत बड़ा मसला है, और ये सिर्फ मेरे ख्याल में पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में एक प्रॉब्लम है। और सोशल मीडिया की जो प्लेटफॉर्म जैसे जैसे मशहूर हो रहे हैं, तो इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम। और हाउ द सोसाइटी डील विद ये, सोसाइटी में कैसे ये चैलेंजेस सॉल्व करेंगी, ये अब हमें आगे मेरे ख्याल में अगले कुछ सालों में इसको देखना पड़ेगा। मगर अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो वी हैव अ वेरी यूनिक चैलेंज, और वो ये है कि ये सारे प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान में इस वक्त लीगली प्रेजेंट नहीं है। फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, ये सारे प्लेटफॉर्म्स इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं और वो पाकिस्तान में लीगली प्रेजेंट नहीं है, इसलिए उनको रेगुलेट करने की इस वक्त कोशिश की जा रही है, मगर वो इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। बिल्कुल। अच्छा सैयद अहमद साहब, बहुत सारे लोगों को ब्लू टिक के हवाले से बहुत सारे कन्फ्यूजन भी है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ये होता है कि जो मतलब कुछ ऐसी शख्सियात होती है, मशहूर शख्सियात, उनके अकाउंट्स पे ब्लू टिक लगा रहता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि डिजर्विंग है लेकिन ब्लू टिक नहीं लगा उनका, तो इसका क्या प्रोसीजर होता है और ये क्यों नहीं लगता उन लोगों की प्रोफाइल पर ब्लू टिक? ये हर प्लेटफॉर्म का एक अपना क्राइटेरिया होता है, और जैसे ट्विटर ने अपने क्राइटेरियाज बनाए हुए हैं, और अनफॉर्चुनेटली ये बड़े मतलब देयर आर्बिट्रेरी लुकिंग। कोई बहुत मशहूर शख्सियत है और उनका ब्लू टिक नहीं है, और कोई बिल्कुल अभी इतना ज़्यादा आप कह लें कि मशहूर नहीं है मगर टिक होता है। उसमें वो कितने सोशल मीडिया सेवी हैं, वो किस तरह से इन कंपनियों से रब्ता करके और अपनी एक ऑनलाइन आइडेंटिटी को क्रिएट करते हैं। ठीक है, वो एक मुख्तलिफ एक उसका प्रोसीजर होता है, उसको किया जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब मुख्तलिफ अकाउंट्स बना दिए जाते हैं, हम मुख्तलिफ पेजेस देखते हैं, अच्छे खासे उनके फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन वो फेक पेजेस होते हैं। अब अगर पाकिस्तानी किसी का है तो ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि वो पाकिस्तान से ही ऑपरेट हो रहा हो। ऐसे हालत में जब आपको पता लगता है, मुझे पता लगता है कि मेरे नाम का कोई दूसरा पेज है, मुझे क्या करना चाहिए ऐसी हालत में, और क्या कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि अगर पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है, पता करवाना इतना मुश्किल तो नहीं है।
देखिए इसमें प्रॉब्लम है, उसकी मेन वजह यह है कि जो डेटा होता है यूजर्स का वो सारे इन प्लेटफॉर्म्स के पास होता है। फॉर एग्जांपल किस आईपी से कौन से यूजर्स क्या यूज कर रहे हैं, वो मेजॉरिटी डाटा ट्विटर और फेसबुक के पास होता है और इस तरह के दूसरे प्लेटफॉर्म्स के पास, और वो सारा डेटा अपना गवर्नमेंट्स के साथ शेयर नहीं करते। उसका एक बड़ा प्रोसीजर है, वो भी उसके अंदर काफ़ी मुश्किलात हैं। तो उसमें ये होता है कि आप एक तो ऑफ कोर्स जो यूजर हैं वो FIA से रब्ता कर सकते हैं, मगर उसके अलावा डायरेक्टली इन प्लेटफॉर्म्स के साथ भी वो रब्ता कर सकते हैं, फेक आइडेंटिटीज को की कंप्लेंट उन प्लेटफॉर्म्स पे डाल सकते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से तो आप कहते हैं कि हम यहाँ से प्रेशर किया जाता है काफ़ी इन प्लेटफॉर्म्स को। इस वक्त एक सोशल मीडिया रूल्स बन रहे हैं जो कि इसके अंडर इन कंपनीज को ज्यादा पाकिस्तानी कवानीन के अंडर लाने की कोशिश हो रही है। सो जब वो कवानीन अप्रूव हो जाते हैं तो फिर तो ये काम शायद ज्यादा तेजी से इम्प्रूव हो सकेगा। उस वक्त तक सैयद अहमद साहब, ये मतलब कि हम ये समझें कि जब साइबर कवानीन की हम बात कर रहे हैं तो फिर उस शख्स को खुद ही निशानदेही करनी पड़ेगी कि मुझे लगता है कि फ़लाँ शख्स ने जो है मिसयूज़ किया है, या फिर हम पता लगवा सकते हैं किसी तरीके से, हमारी जो है FIA किसी तरह से पता करवा सकती है कि ये किसने किया होगा? देखिए उसमें उन प्लेटफॉर्म्स के साथ मिलके ये करना इम्पोर्टेंट होता है, मतलब कि ये सारा डेटा उन प्लेटफॉर्म्स के पास होता है। इस वक्त उन प्लेटफॉर्म्स के सर्वर्स और उन प्लेटफॉर्म्स की तो लीगल प्रेजेंस पाकिस्तान में नहीं। इसका मतलब ये है कि आपको एक इंटरनेशनल कवानीन के अंडर ही उनसे रब्ता करके, और इतने हजारों की तादाद में केसेस होते हैं कि आप कुछ हाई प्रायोरिटी केसेस को तो FIA डील कर सकती है, मगर इतने ज्यादा केसेस हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि FIA से एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो सारे के सारे केसेस को इन प्लेटफॉर्म्स के साथ हैंडल करें। और फिर ये प्लेटफॉर्म्स भी हर केस के हवाले से ताउन नहीं करते। अभी मैं आपको एक एग्जांपल जी कि आजकल ये जो अफगानिस्तान में जंग चल रही है तो एक बहुत सोशल मीडिया वॉर शुरू होगी इंटरनेशनल, एक उसमें हजारों अकाउंट्स 40,000 से ज्यादा पाकिस्तान के खिलाफ ट्वीट्स ऐसी आनी शुरू हुई, जो कि एक प्रोबेबली बॉट्स और एक बड़ी मुनज़्ज़म तहरीक के थ्रू हो रहा है काम। तो ये इस तरह के भी एलिमेंट्स हैं जिसमें ये जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको एक पाकिस्तानी कवानीन के अंडर इस वक्त लाने की जरूरत है, जिसके ऊपर इस वक्त काम हो रहा है। ठीक। अच्छा सैयद अहमद साहब, किसी को अगर ब्लैकमेल किया जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, शिकायत आती हैं, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है या हरास किया जाता है, तो ऐसे क्या जो कवानीन क्योंकि बनाए गए होंगे, साइबर कवानीन बनाए गए हैं FIA की जानिब से भी, तो FIA किस तरह से कार्रवाई करता है और जो शख्स है वो किस तरह से शिकायत कर सकता है? देखिए दो इम्पोर्टेंट चैनल है, एक तो वो FIA में साइबर क्राइम के अंडर रिपोर्ट करें और FIA फिर उसको फॉर्मल चैनल्स के साथ प्लेटफॉर्म्स में रेज करते हैं। उसके अलावा ये सारे प्लेटफॉर्म्स का अपना एक बड़ा मरबूत किस्म का रिपोर्टिंग मैकेनिज्म होता है। उसके अंदर अगर जब यूजर खुद अपना ये अब्यूज रिपोर्ट करता है इन प्लेटफॉर्म्स पे, तो ये इन प्लेटफॉर्म्स पे आजकल ग्लोबली बहुत तनकीद हो रही है कि वो लोग ज्यादा ये कंट्रोल नहीं कर रहे अपने प्लेटफॉर्म्स को। तो उस हवाले से अभी इसमें आपको यूजर्स के साथ की शिकायत का इजाला करने में बिल्कुल ठीक है। सैयद अहमद साहब बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान बात आप बात कर रहे थे, बहुत कि आप खुद नज़र रखें कि कोई फेक अकाउंट आपके हवाले से बना है या नहीं बना, उसी प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले रिपोर्ट करें कि ये मेरा अकाउंट नहीं है, ताकि हम महफूज रह सकें। और जब कोई और आपको रब्ता कर रहा हो पहले चेक कर लें उस बंदे को फ़ोन करके पैसे भेजने से पहले। हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान। बात करेंगे शहर कायद की, उसके मसाइल की और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के दौरा कराची की। बिल्कुल ऐसे ही है। हम अगर बात करें हुक्मरानों की बेहिसी और शहर के साथ बेरुखी के बायस कराची जो है वो मसाइल का गढ़ बन चुका है। और अब जो है वज़ीर आज़म इमरान खान जब एक रोज़ा दौरे पर कराची आज जा रहे हैं, तो जो वहाँ के लोग हैं, कराची के लोग उम्मीद यही लगाए बैठे हैं कि आज शायद कोई ऐसे ऐलानात किए जाएँ जिन पर अमली तौर पर भी काम दिखाया हो और इस तरह से उनके मसाइल का जो है वो हल निकल सके। क्योंकि पहले हम देखते हैं कि बहुत सारे
दावे तो किए जाते हैं, लेकिन उनका जो अगर हम देख लें कि इम्प्लीमेंटेशन चीज़ों के ऊपर नहीं होती तो आवाम जो है वो कराची की बहुत ज़्यादा इस वक्त उम्मीद लगाए बैठी है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस दौरे से। अच्छा, ख़ास तौर पे सिंध के अंदर अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही है, कुछ एक तब्दीली लेके आने की कोशिश की जा रही है कि जी मज़ीद कुछ सियासी लोगों को अपने साथ मिलाया जाए और वहाँ पर सिंध गवर्नमेंट को टफ़ टाइम दिया जाए। उस हवाले से भी कहा जा रहा है कि ये दौरा बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा, अहम मुलाकातें भी वहाँ पर होंगी। लोग क्या राय रखते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान कराची आ रहे हैं, तो ऐसे हालात में लोगों की क्या उम्मीद है कि हालात बेहतर होंगे, नहीं होंगे, क्या वो चाहते हैं, वो हमने जानने की कोशिश की है। पहले आपको वो सुना दें। वज़ीर-ए-आज़म साहब से दरख्वास्त है, बराए मेहरबानी कचरा, रोड, रास्ते ये सब जो है वो होते रहेंगे। सबसे पहले हमारी जान जो है इन लुटेरों से छुड़वाएं, इस सिंध हुकूमत से छुड़वाएं। सबसे पहले अगर कुछ करना नहीं चाहते, बराए मेहरबानी एक तालीम का शोबा ठीक कीजिए और एक सेहत का शोबा ठीक कीजिए। सबसे पहले सिंध ने बहुत ज़्यादा तवक्कुआत रखी हुई हैं PTI से उमूमन और इमरान खान से खुसूसन। वो आ रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि जो अगला 1-1.5 साल बचा है तो उसमें शायद सिंध में कुछ बेहतरी आए उनके इस विज़िट के बाद, सिर्फ ऐलान की हद तक ना हो और उस पर कुछ अमल भी हो। हमारी मतलब महंगाई कम की जाए और ये कोविड जो है टाइम है हमें थोड़े अब बढ़ाया जाए टाइम। सिंध में पहले सबसे पहले तो लोड शेडिंग पर काम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शहरी इलाकों के अंदर तकरीबन 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग होती है, तो इस पर सबसे पहले काम होना चाहिए। सर खान साहब तो दौरों पे तो दौरे कर रहे हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। गरीब आवाम महंगाई की चक्की में पिसता जा रहा है। खान साहब अब 2 दिन के लिए दौरे पे आ रहे हैं, 2 हफ्तों के लिए आ रहे हैं, लेकिन गरीबों के लिए बराए मेहरबानी यतीम खाने ना बनाए, उनके लिए कोई रिलीफ का ऐलान करें। इमरान खान को स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगा वज़ीर-ए-आज़म साहब को कि सिंध का पूरे इलाकों का दौरा करें, स्पेशली सखर एक यतीम बच्चा हो गया जिसका कोई देखने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं। अवामी राय आपने सुनी है। बांगे सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीमा दिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद है। हलीमा दिल शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर ये बताइएगा, आज वज़ीर-ए-आज़म साहब कराची आ रहे हैं, बुनियादी एजेंडा क्या है? देखिए, एक तो KPT पे नेवी की कोई तकरीब है, कराची पोर्ट ट्रस्ट के ऊपर कोई तकरीबात हैं उनकी और कुछ मीटिंग्स हैं, उसके पोर्ट के हवाले से उस पर आ रहे हैं। और उसके अलावा वहीं KPT पे एक कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की मीटिंग, एक कॉन्फ्रेंस रखी गई है जिसमें उनके जो ऐलानात किए गए थे उनकी इम्प्लीमेंटेशन पे गौर होना है। अगर कोई रुकावटें आई हैं उनको दूर करने पे गौर होना है। तो यही है। तो आज गवर्नर हाउस नहीं आ रहे प्राइम मिनिस्टर, आज ये नेवी और KPT की तकरीबात तो मतलब क्या, गवर्नर हाउस नहीं आ रहे, KPT में जा रहे हैं और नेवी की तकरीबात हैं, उसी हवाले से PM आ रहे हैं और वहाँ उसको रिव्यू करना है। कराची का जो डेवलपमेंट पैकेज है उसको रिव्यू करना है मिलकर। बिल्कुल। अच्छा हलीमा दिल शेख साहब, विफाक की तरफ से कराची में इस वक्त जो है कितना तरक्याती काम जो मुकम्मल कर लिया गया, और अगर ग्रीन लाइन की बात की जाए तो जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें तो वो कहाँ तक पहुँचे हैं अभी तक? इसमें ज़रा मैं आपकी इजाज़त से बात कर सकूं कि आपको पता है कि अभी आपके टिकर भी चल रहे हैं कि 1100 अरब के जो प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए थे उसके अंदर 62% शेयर फेडरल गवर्नमेंट का था और बाकी जो था तकरीबन 450 पौने 500 अरब जो थे वो उसके प्रोविंशियल गवर्नमेंट के थे। उसमें काफ़ी सारा काम स्टार्ट हो चुका है। मैं बताता चलूँगा आपको, सबसे बड़ी मुसीबत हमारी नालों की थी। पिछले साल हम लोग डूबे थे और उस पर फौरी तौर पर प्राइम मिनिस्टर ने एक्शन लिया था, NDMA मैदान में आई थी। तो 3 बड़े नाले और जो गुजर नाला, औरंगी नाला और क्या कहना चाहिए महमूदाबाद नाला, ये नाले थे। इनके ऊपर चूंकि सबसे बड़ा कराची जो डूबता था उसके ऊपर तकरीबन 35 अरब रुपए NDMA के दिए जा चुके हैं फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से और NDMA ने काम स्टार्ट करा। तकरीबन 70 to 80% काम मुकम्मल हो चुका है। जी, और उसी के साथ साथ ये 3 बड़े नाले हमने करने थे और 2 जो नदियाँ हैं लियारी और मली, उसकी भी वाइडनिंग ओरिजिनल सूरत बहाल करना था, लेकिन वो बाद में होगा। ये थे। उसके अलावा इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने करना था 41 KMC के नाले और 500 के करीब DMC के नालों को सफाई, वो आज तक उन्होंने स्टार्ट नहीं की। एक नंबर 1। नंबर 2 K4 13 साल से वो सफेद हाथी बना हुआ था। K4 को उसके वापदा के हवाले किया जा चुका, उस पे काम स्टार्ट हो चुका है, अलाइनमेंट की जा रही है और वो K4 वफाक के उसका वापदा के हवाले हो चुका है। नंबर 2। नंबर 3
फ्रेट कॉरिडोर एंड KCR, इन दोनों के ऊपर भी काम स्टार्ट हो चुका है। इसकी काम आगे बढ़ चुका है, जो कि मतलब किताबों से निकलकर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा चुका है। और नंबर 5 ग्रीन लाइन, जिसका आपने जिक्र किया, इंशाल्लाह ग्रीन लाइन की बसेस इसी साल इंशाल्लाह अगले महीने के एंड में या अक्टूबर में वो आपको कराची की रोडों पर नजर आएंगी, जैसे कि हमारी फायर ब्रिगेड्स यहाँ नजर आ रही हैं। तो इस 1100 अरब और उसके अलावा 10 अरब रुपए कराची में हमारे MNAs के जरिए SDG गोल्स के तहत मुख्तलिफ हलकों में लग रहे हैं, जिसमें गली महल्ले की रोडें, पिचिंग ऑफ गलियों की पिचिंग, और उसके अलावा कोई गटर लाइन, कोई पानी की लाइन, ये 10 अरब रुपए, और ये सब वो है जो वफाक कर रहा है। वो बात चली गई कि जी कब होगा, कैसे होगा। लाजिम बात है, ये तो नहीं है कि आए और तस्वीर बना के सामने दिखा दें। नाले आपके सामने मौजूद है, K4 आपके सामने मौजूद है, KCR फ्रेट कॉरिडोर की जो आगे चीज, एकदम से ये नहीं होता कि लाइनें ठीक है। अली मादिल शेख साहब, सबकी नजरें इस पे होंगी कि वज़ीर आज़म साहब सिंध आ रहे हैं, तो सिंध में आते हुए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से कोई मुलाकात होगी, कोई बातचीत होगी कि हम तो अपना काम कर रहे हैं, आप लोग भी अपना काम करें। वज़ीर आज़म साहब अगर उनको ये कह दें, नज़र यही होती है कि शायद मुलाकात होगी, शायद बातचीत होगी, या पहले की तरह ही होगा, वज़ीर आज़म साहब की कोई बातचीत नहीं होगी? जी, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि वहाँ आ तो रहे थे नेवी के प्रोग्राम में और KPT के प्रोग्राम में, लेकिन वहाँ कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जिस पे एक PCIC बनी हुई है, जिसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट है, रेलवे है, दीगर दिफाई इदारे जो कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, उन सब स्टेक होल्डर्स की मीटिंग होनी है, और इसीलिए होनी है। वज़ीर आला साहब अल्टीमेटली उसके अंदर होंगे, उसका हिस्सा है वो कि भाई हमारे हिस्से का काम स्टार्ट हुआ, आपका कहाँ पहुंचा। और दूसरा खास तौर पर ये जो एडमिनिस्ट्रेटर इन्होंने लगा दिया, उससे हट के उस वक्त जो बातें तय हुई थी कि जी उसमें था कि कंसल्टेशन से और कंसेंसस से ब्यूरोक्रेट को लगाना, तो मैं समझता हूँ वज़ीर आला साहब जरूर जाएंगे और वफाक उनसे पूछेगी कि आपकी परफॉर्मेंस कहाँ है, आपकी जो इस दौरान जो आपने जिम्मे लिया, चूंकि हमने तो तीनों नाले 80% साफ कर दिए, इन्होंने एक को इसको कुछ भी नहीं किया, और ये कहते हैं कि जी बैरिया टाउन के पैसे जब मिलेंगे तब हम काम स्टार्ट करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आज इस कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में आगे बढ़ने के लिए रास्ता मिलेगा, और उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर CM साहब जरूर जाएंगे, और जाना चाहिए। कराची की तरह इस मुल्क की तरक्की कराची से वाबस्ता है, इस सूबे की तरक्की कराची से वाबस्ता है। कराची टैक्स देता है तो मुल्क चलता है, कराची टैक्स देता है तो सिंध चलता है। तो मैं समझता हूँ कराची को बचाना होगा, इस जो हाल कराची का कर दिया गया 13 साल में। ठीक है। अली मादिल शेख साहब, वैसे गवर्नर हाउस का तो आपने बता दिया कि उस तरफ जाने का तो कोई इरादा नहीं है वज़ीर आज़म साहब का, लेकिन कोई लॉबीज़ में कोई इधर उधर मुलाकातें भी अहम हो सकती हैं, या कोई सियासी मुलाकात नहीं हो रही होगी, बस वज़ीर आज़म साहब आएंगे, फिर उस पर थोड़ी सी बातचीत जो आपने बताई वो होगी, और फिर वापस चले जाएंगे? जी, आज जैसा मैंने बताया कि वो नेवी और KPT के इवेंट्स में आ रहे हैं, उधर ही कराची KPT में ही कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की मीटिंग है। कोई सियासी मुलाकात नहीं है। और ये सिर्फ एक स्पेसिफिक एक वो है, तो कोई सियासी मुलाकात नहीं है, किसी किस्म का ये सियासी दौरा नहीं है। सियासी दौरा तो होना था और होगा इंशाल्लाह अनकरीब, वो तो लॉकडाउन लगने की वजह से। सियासी तो बड़े बड़े प्रोग्राम होंगे, एक दिन के नहीं होंगे इंशाल्लाह। बड़े बड़े जलसे प्लान है, बड़ी बड़ी मीटिंग्स प्लान है, बड़ी बड़ी ज्वाइनिंग्स प्लान है, बहुत बड़ा प्लान है, मेगा प्लान है। वो चंद घंटों में पूरा नहीं होना, उसके लिए तो चंद दिनों में PM का प्लान है, और इंशाल्लाह वो पॉलिटिकल एजेंडा डिफरेंट है। अच्छा शेख साहब, ये जो राज करने का प्लान है जो आपके मतलब की जुबान से निकल भी गया, ये भी कोई प्लान है कि उनको मनाया जा रहा है अभी तक कि कोई राज कर लिया जाए तो बेहतर ही है सिंध पर? देखिए जी, गवर्नर राज तो रूल आउट करते हैं इसको हम, क्योंकि इसके ऊपर शोर मच जाएगा न जाने का, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का राज जरूर होगा इंशाल्लाह, वज़ीर आज़म का राज जरूर होगा। जो फेडरल गवर्नमेंट को इन्होंने पूछना छोड़ दिया था, और लोग यहाँ डाकू राज चल रहा था, कोई नहीं पकड़ रहा था, मंशियात फरोशी हो रही थी, पुलिस के मोबाइलों से मंशियात मिल रही थी, और न जाने क्या क्या गलत काम हो रहा था, क्राइम बढ़ चुका था। तो अब यह है कि वफाक अपने इदारों के जरिए सिंध के लोगों को रिलीफ देगा। तो असल जो प्राइम मिनिस्टर का एक वफाकी हुकूमत जो होती है पूरे पाकिस्तान में, जिस तरीके से पंजाब को सपोर्ट करती है, KP को, कश्मीर को, GB को, बलूचिस्तान को, तो सिंध के अंदर इन्होंने अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाई हुई थी। अब वो 1.5 ईंट की मस्जिद खत्म करके इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान की तरह सिंध को भी वफाक की जानिब से रिलीफ मिलेगा, और इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर पूरा फोकस सिंध के अंदर है। और यही समझ लीजिए, इसी को प्राइम मिनिस्टर का जब तमाम डेवलपमेंट साइड पे, पॉलिटिकल साइड पे हम आगे बढ़ेंगे, और जो हमारे इदारे सिंध के अवाम को जो ज्यादतियाँ हो रही सिंध के अवाम से कि शाम को सक्खर में 6 बजे के बाद निकल नहीं सकते हैं, डाकू जो है वहाँ M9 पे फायरिंग कर रहे हैं, लोगों को
मार के पुलिस वालों को शहीद करके डांस किए जाते हैं, डाकू टिकटॉक वीडियो छोड़ रहे हैं, ये सारे हालात हो गए। पुलिस की मोबाइल से चर्च बरामद हो रही है, SHO के घर से मंशियात बरामद हो रही है। सारे सूरत हाल को वफाकी हुकूमत का राज उस लिहाज से कि वफाकी इदारे सिंध को सपोर्ट करें, सिंध की अवाम की मदद करें, वो नजर आएगा आपको। गवर्नर राज की इंशाल्लाह कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। हलीम आदिल शेख जी हलीम आदिल शेख साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरा कराची पे जा रहे हैं, उस हवाले से उन्होंने बताया कि उनकी क्या मसरूफियात होंगी। ये भी थोड़ा सा बड़ी जॉइनिंग्स के ऊपर भी उन्होंने बड़ा स्ट्रेस दिया था कि बड़ी जॉइनिंग्स भी एक्सपेक्टेड हैं जब वज़ीर आज़म नेक्स्ट आएंगे सियासी मुलाकातों के हवाले से। वो एक मुकम्मल और तरीकाकार होगा, वो हमने करना है, लेकिन वो अभी हम नहीं करने जा रहे। एक दिन में ये चीज़ें नहीं होती हैं। खैर, हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि खूबसूरत कौन नज़र नहीं आना चाहता। हर इंसान खूबसूरत नज़र आना चाह रहा होता है, लेकिन खूबसूरती के साथ साथ फिटनेस और तंदुरुस्ती बरकरार रखना भी बहुत अहम होता है। अच्छा, और शायद उसके बगैर खूबसूरती आई नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। इसीलिए अब हम अगर ख़वातीन की स्पेसिफिकली बात कर ले तो वो अपनी सेहत का ख्याल रखती नज़र आती हैं। ख़वातीन के साथ साथ क्या अब तो मर्द हज़रात भी जो हैं वो भी पूरे अपनी जो है ना सेहत का भी और अपनी फिटनेस का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। हमजा अब मुझे देख रहा है बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो मामूल से अब देखें तो हम देखते हैं पार्क्स में वॉक कर रही होती हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो है जिम भी जा रहे होते हैं, योगा सेंटर्स को भी ज्वाइन किया जा रहा होता है और अपने आप को फिट रखने के लिए मेहनत कर रहे हैं। मसला क्या है? मसला है टाइम मैनेजमेंट। कई ख़वातीन ये शिकवा कर रही होती हैं, ज़्यादातर ख़वातीन ये शिकवा कर रही होती हैं, लेकिन मर्द हज़रात के भी ये मसाइल हैं कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रही होती। हम ख़वातीन के हवाले से ख़ासतौर पर बात इसलिए करेंगे वो घर पे कैसे जो है अपनी ज़िंदगी ऐसी बना सकती हैं कि उनको किसी जिम ना जाना पड़े, योगा सेंटर ना जाना पड़े, लेकिन वो फिट भी रहें। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, वैसे मैं भी रोज़ प्लान करती हूँ, सोचती हूँ, लेकिन इसी तरह की सूरत हाल में मैं भी गुजरी हूँ। खैर, अब हम इन सारी चीज़ों से निकलते हैं और हम पूछते हैं कि हमारे पास फिटनेस ट्रेनर मौजूद हैं आयशा मुजम्मिल, उनसे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आयशा, जिस तरह से भी हम लोग बात कर रहे थे फिटनेस की, क्योंकि हम लोगों को टाइम नहीं मिलता। हमजा कहता है कि आदमियों को भी नहीं मिलता, लेकिन मैं अपनी बात करूँ, मुझे खुद भी नहीं मिलता टाइम। घर में बैठ के हम लोग कैसे अपने आप को फिट रख सकते हैं? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। अब तो ऑनलाइन बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, अब आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो फिटनेस तो हर एक के लिए ज़रूरी है, लाजमी सी बात है। फिट रहेंगे तो बाकी सारे मामला ज़िंदगी के चलेंगे। तो अब ऑनलाइन सहूलतें हैं। टाइम मैनेजमेंट, असल चीज़ तो टाइम मैनेजमेंट है कि हम अपना टाइम कैसे निकालते हैं। ठीक। अच्छा, ख़ास तौर पे हम बात करें मार्शल आर्ट ट्रेनिंग्स की बात कर लेते हैं बच्चों के हवाले से खुसूसी तौर पर। उसलिए क्या करना चाहिए? पेरेंट्स सोच रहे होते हैं कि करना चाहिए, लेकिन हमें कोई मुनासिब शायद टाइम बच्चों के लिए नहीं मिल रहा होता, जगह नहीं मिल रही होती, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? वो भी ऑनलाइन ही करना चाहिए ऐसे हालात? देखिए, अब तो जिस तरह के कोविड के हालात हैं, डेल्टा आ रहा है, या ऑनलाइन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। पाकिस्तान में पहले तो नहीं थी, लेकिन आई एम द फर्स्ट वन जिसने फर्स्ट टाइम मार्शल आर्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाया है ऑनलाइन। ज़बरदस्त, क्या बात है। फिटनेस क्लासेस भी ऑनलाइन और मार्शल आर्ट क्लासेस भी ऑनलाइन हो सकती है वैसे? जी बिल्कुल हो सकती हैं, बहुत आसानी से हो सकती है, क्योंकि इट्स लाइव। कोशिश की मैंने से हुआ वो आप वीडियो ट्यूटोरियल्स मत देखें, इट्स लाइव ऑनलाइन एक्चुअली। व्हेन योर ट्रेनर इज ऑनलाइन एंड लाइव, तो आपकी कम्युनिकेशन बिल्कुल उसी तरह होती है जैसे कि आप एक दूसरे के सामने खड़े हैं और आप काम कर रहे हैं और आप सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा। बहुत आसानी से बल्कि हो जाता है। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट का हमें थोड़ा सा बताएं ना, हमने टाइम मैनेज कैसे करना है? सबसे पहला मसला तो टाइम का, हमसे टाइम ही नहीं। जब हम घर से बाहर जाकर काम करते हैं तो हाफ आवर आपको जाने के लिए चाहिए, हाफ आवर वापस आने के लिए। जब आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपको सिर्फ स्क्रीन ओपन करनी है और आपका वो 1 आवर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और दूसरी चीज़ों को मैनेज करना चाहिए। हम चीज़ों को टाइम नहीं देते, मतलब प्रॉपर्ली लिस्टिंग करनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर मैं अपने हवाले से बात करूँ तो जैसे हमारे बहुत लॉन्ग आवर्स होते हैं वर्किंग ख़वातीन के, तो हम चीज़ों को लिस्ट कर लेते हैं कि आप चीज़ों की लिस्टिंग कर लें और लिस्टिंग के अकॉर्डिंग काम कर लें। लिस्ट के अकॉर्डिंग वो टाइम बच जाता है, क्योंकि हमारा ख़वातीन का एक मेजर इशू होता है मैं क्या पकाऊं। उसको सोचने में हम बहुत टाइम ज़ाया कर देते हैं। सोचने के दौरान 1 घंटा ट्रेनिंग कर लीजिए। हाँ, आप लिस्टिंग कर लें, मंथ की सब कामों की लिस्टिंग कर लें तो ईजी हो जाता है। मार्शल आर्ट की जो ट्रेनिंग है वो बच्चों को किस तरह से आप देती हैं और किस एज से बच्चे जो है वो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग की तरफ? मैं तो 4 ईयर्स ऑनवर्ड बच्चे लेती हूँ। अच्छा। क्योंकि मैंने पाकिस्तान के टॉप नॉच स्कूल्स में काम किया, LGS NGS लकास की मैं विजिटिंग फैकल्टी हूँ मार्शल आर्ट्स ट्रेनर के तौर पे। तो मेरे साथ बहुत सारे बच्चों का एक्सपोजर है, प्री स्कूल से लेकर O लेवल्स तक के बच्चों का, और यूनिवर्सिटी गोइंग्स बच्चियाँ भी मेरे पास आती हैं। लेकिन ज़्यादा काम जो है मैं वो वर्किंग ख़वातीन के साथ हैरेसमेंट पे करती हूँ, कि उन्हें जो हैरेसमेंट फेस करनी पड़ती है अपनी वर्किंग प्लेसेस पे। अच्छा। तो आप ऐसे कैसे मॉडर्न गैजेट्स यूज़ कर सकते हैं, क्या सेफ्टी एप्स यूज़ कर सकते हैं, क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस यू हैव इन योर हैंड बैग्स, इस तरह की क्या चीज़ें, क्योंकि हर डिफेंस, बिल्कुल सेल्फ डिफेंस।
क्योंकि हर बच्चा या बच्ची मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन सकता। इट टेक्स 5 to 7 years, एटलीस्ट मिनिमम भी 2 years। लेकिन 6 महीने में हर बच्चा या बच्ची अपना सेल्फ डिफेंस करना बहुत अच्छे से सीखा ट्रेनिंग हम उसको दे सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हाँ, बेसिक ट्रेनिंग से लेके बहुत अच्छी ट्रेनिंग तक। अच्छा, बहुत अच्छी ट्रेनिंग तक, क्योंकि देखिए मार्शल आर्ट्स एक वो सिलेबस है जो इंटरनेशनली सर्टिफाइड, इंटरनेशनली चला आ रहा होता है। बिल्कुल, वो एक पर्टिकुलर उन्होंने सिलेबस बनाया था, हम उसके अकॉर्डिंग लेके चलो। लेकिन सेल्फ डिफेंस इज क्वाइटली डिफरेंट ना। इसमें आपने जस्ट ये सिखाना है कि आप एक्सरसाइज करके अपने आप को कैसे फिट करें, अपने मसल्स को आप कैसे स्ट्रॉन्ग करें, और आप कैसे टारगेटेड एरियाज पे ट्रिगर करें एक्चुअली। तो इस ट्रेनिंग के लिए 6 सिचुएशंस दी जाती हैं उनको, सिचुएशंस पे एक्ट करना भी सिखाया जाता है। अच्छा जी, जबरदस्त, बहुत आसान। अच्छा, ये माइंड गेम ज्यादा है या फिजिकल गेम ज्यादा है आपके ख्याल में? ये माइंड गेम ज्यादा। माइंड गेम। अच्छा, आपको बहुत जल्दी जज करने की जरूरत होती है कि विद इन अ सेकंड कि आप क्या करेंगे। आपने ये देखना है किसी भी सिचुएशन में, जिसमें भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आप हैं, क्या एरियाज आपके पास अवेलेबल हैं दुश्मन को टारगेट करने के लिए, आपके अपने कौन से एरियाज फ्री हैं, आपके हाथ फ्री हैं, पाँव फ्री हैं, आपका सर फ्री है, जो फ्री है यूज़ कर लें। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आयशा, आप सुबह पाकिस्तान का हिस्सा बनी। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम जो है डिटेल से भी डिस्कस करेंगे, जो कि डिफेंस है खास तौर पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल, खास तौर पर। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन, खानपुर में एक ऐसा माहिर आर्टिस्ट भी मौजूद है जो गंदम के पौधे में और उसके जो तने और तिनके हैं उनसे कुरानी आयात इंतहाई खूबसूरत अंदाज में लिखने का फ़न जानता है, और अब वो उस पर कुरान पाक लिख रहा है, और बड़ी खूबसूरत सी रिपोर्ट तैयार की है जाम फैयाज ने। आपको वो खुसूसी रिपोर्ट दें। एडी खानपुरी वसेब का ऐसा बाकमाल फनकार है जो गंदम के पौधे के तिनकों से खताती के आला नमूने तैयार करने का फन जानता है। ये बाकमाल फनकार इतनी महारत और नफासत के साथ इन तिनकों को जोड़ता है कि जब ये मुकम्मल होते हैं तो देखने वाले इस शाहकार के हुनर को देखकर सलाम पेश करते हैं। इस अजीम फनकार ने अपने इस फन के जरिए मुकम्मल कुरान मजीद लिखने का आज़म किया है, जिसमें कमोबेश 8 माह की अनथक मेहनत के बाद पहला पारा मुकम्मल कर लिया। मैं ये खत्ताती का काम तकरीबन 30 साल से कर रहा हूँ। ये खत्ताती मैंने बहुत से आर्टिस्ट देखे हैं, जो कोई कपड़े के ऊपर काम करता है, किसी ने लकड़ी के ऊपर काम किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं गंदम की तीलियों से कुरानी आयत के फ्रेम बनाता हूँ जो बहुत पसंद किए जाते हैं, और ये 30 साल से मैं कर रहा हूँ। अब अल्लाह का फजल से मैंने कुरान पाक शुरू किया है और कर रहा हूँ, और तकरीबन 8 माह की अनथक मेहनत के बाद एक सिपारा तकरीबन तैयार हो चुका है। माशाल्लाह एडी भाई तकरीबन 30 साल से काम कर रहे हैं। ये गंदम के तिनकों से जाना कुरानी आयत तैयार करते हैं। अभी इन्होंने कुरान पाक लिखने का काम शुरू किया है, तो हुकूमत को चाहिए कि इन्हें सपोर्ट करे, इन्हें प्रमोट करे, ताकि ये मुल्क का नाम रोशन कर सकें, अपने वसेब का नाम रोशन कर सकें। एडी खानपुरी जैसे फनकार वसेब का अजीम सरमाया है, जिनकी हौसला अफजाई अवामी और हुकूमती सतह पर होना ज़रूरी है। सुभान अल्लाह, क्या खुसूसी रिपोर्ट, बेहतरीन रिपोर्ट आपने देखी है, कितना अच्छा। और खैर का ये भी देखें ना, आर्ट को आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप नाज़रीन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि सबसे सख्त इम्तिहान अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम का होता है, उनके बाद सालेहीन का, फिर दर्जा बदर्जा उन लोगों का जो उनके साथ मुशाबत रखते हैं। आज से क्योंकि इस्लामी साल का आगाज़ है और ये महीना जो है वो इस्लामी रवायात के एतबार से इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस महीने में वाक़या करबला रुनुमा हुआ और ख़ातिमुन नबीय्यीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर गोशा सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई। सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पहले ही आक़ाए दो जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी थी, और साथ में वो मट्टी और वो मकाम भी बता दिया था जहां सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहादत पाना थी। तस्लीम और रज़ा की दास्तान करबो बला के हवाले से हमने एक खुसूसी सेगमेंट भी तैयार किया है, किस्से करबला। हाँ, जिसमें तस्करा किया गया है वाक़या करबला के पीछे असल मुहर्रिकात क्या थे। एंकर पर्सन जुनैद इकबाल ने इसमें हमारी मदद की है, वो हमें बता रहे होंगे काफ़िला हुसैनी की मदीना शरीफ से कूच करके पहले मक्का और फिर कूफा रवानगी कब और कैसे हुई। आया ना होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पे
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम अलैहि। दुनिया के तमाम देखने वालों को, तमाम चाहने वालों को, तमाम प्यार करने वालों को और जहाँ जहाँ तक इस वक्त मेरी आवाज़ को सुना और मुझे देखा जा रहा है, जुनैद इकबाल की जानिब से इंतहाई मोहब्बत के साथ अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, मुहर्रमुल हराम की इब्तिदा हो चुकी है और इंशाअल्लाह आज से क़सस करबला का भी आगाज़ करते हैं और ज़िंदगी रही तो मेरा आपका साथ मुहर्रम के अय्याम में इसी वक्त इसी चैनल पर रहेगा। बात ये नाज़रीन के तारीख़ हक़ व बातिल में खैर व शर के लाखों मार्के बरपा हुए, हज़ारों शहादतें हुई। बिलखुसूस इस्लाम का अव्वलीन दौर लातादाद अजीम शहादतों से लबरेज। इस्लाम की पहली खातून शहीदा हज़रत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा की क़ुरबानी की बात हो या हज़रत हारिस बिन अबी हाला रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का ज़िक्र हो या नाज़रीन कराम हज़रत उमर फ़ारूक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हो या हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत या शेर खुदा मौलाए कायनात मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम की शहादत हो या असदुल्लाह व असदुर रसूल हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत। हर शहादत नाज़रीन कराम अपनी जगह मुमताज़ है, लेकिन तारीख़ इस्लाम में एक ऐसी शहादत भी है कि आज तक किसी और शहादत को इस कदर शोहरत और हमागीर तस्करा नसीब नहीं हुआ। करीब करीब 1450 बरस गुजर जाने के बावजूद भी इस अजीम शहादत के तस्करों में आज तक कोई कमी नहीं आई, बल्कि रिफ़त ही आती रही। अब यह आलम है कि जब भी ज़िक्र शहादत होता है, तस्करा शहादत होता है, तो फ़ौरन ख़याल करबला की जानिब परवाज़ करता है और जहन में इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत और दास्तान करबला का तसव्वुर उभर के आता है। दास्तान करबला जहाँ ज़िक्र नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, दास्तान करबला जो ज़िक्र है हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की शहादत का, दास्तान करबला जो सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा का ज़िक्र है, जो ज़िक्र है नन्हे अली असगर अलैहिस्सलाम का, जो ज़िक्र है सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का, जो ज़िक्र है सैयदा कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा का, जो ज़िक्र है खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो ज़िक्र है शहीदों की प्यास का, शहादत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का और उन 72 नुफूस कुद्सिया का, जानिसार रुफ़क़ा का कि जिन्होंने शहादत की जाम पीकर रहती दुनिया तक अपने नाम को बुलंद कर दिया। ज़ुबान में नाज़रीन इतनी ताकत कहाँ है, तस्करे का हक़ अदा करने की इतनी क़ुव्वत कहाँ है, अल्फाज में इतनी जुर्रत कहाँ जो इस ज़िक्र को साथ लेकर चल सके। लेकिन बात वो ये कि जब तस्कराए शहादत शुरू करने की सोचता हूँ तो एकदम नाज़रीन कराम वो रूह फरसा मनाजिर, दिल हिला देने वाले वाक़यात जहन में मुकम्मल तौर पर गर्दिश करने लगते हैं। बदन पर एक अजीब सी कपकपी सी तारी होने लगती है और रोंगटे खड़े होने लगते हैं, मगर मुहर्रमुल हराम का चांद नज़र आने के बाद कुछ और जिक्र करने को दिल भी तो नहीं करता। इसीलिए ज़रा हिम्मत बांध कर और ख़ुद को संभाल कर शुरू कर रहा हूँ क़सस करबला कि नफस नफस है अली का सदका, उफ़क़ उफ़क़ खून करबला है, हुसैन इब्न अली से अब तक शहादतों का ही तस्करा है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत को दीगर शहादतों में एक ख़ास इम्तियाज़, नुमाया मकाम और ख़ुसूसी शोहरत के साथ एक इंतहाई इनफरादियत भी हासिल है। दुनिया में किसी की शहादत का तस्करा नाज़रीन उसी वक्त शुरू होता है जब वो शहीद हो जाता है, मगर तस्कराए शहादत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो उनके शहीद होने से पहले ही शुरू हो चुका था। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिगर गोशा बतूल इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अभी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अपने नाना जान की गोद में खेलने के दिन थे कि उस वक्त से ही आप अलैहिस्सलाम की शहादत का चर्चा मुकम्मल तौर पे आम हो चुका था। हज़रत उम्मे फ़ज़ल बिन्त हारिस सलामुल्लाह अलैहा जो कि हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची हैं, उनसे रिवायत है कि एक रोज़ उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर होकर अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज रात मैंने एक ऐसा ख्वाब देखा है जिसे देख के मैं डर गई हूँ। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया कि तुमने क्या देखा है। हज़रत उम्मे फ़ज़ल सलामुल्लाह अलैहा ने अर्ज़ किया कि इस कदर सख्त ख्वाब है कि ना तो मैं उसको बयान करना पसंद करती हूँ और ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको सुनना पसंद फरमाएंगे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे सुनाओ तो वो है क्या।
तो उम्मे फ़ज़ल सलामुल्लाह अलैहा ने अर्ज़ किया कि मैंने देखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक का एक टुकड़ा जुदा हुआ और मेरी गोद में रख दिया गया। ये सुनकर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने अच्छा ख्वाब देखा है। इसकी ताबीर ये है कि मेरी बेटी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के यहाँ बेटा पैदा होगा जो तुम्हारी गोद में दे दिया जाएगा। चुनाचे सैयदा कायनात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत हुई तो फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक वो उम्मे फ़ज़ल सलामुल्लाह अलैहा की गोद में दिए गए। और हज़रत उम्मे फ़ज़ल सलामुल्लाह अलैहा बयान करती हैं कि फिर एक दिन मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुई तो मैंने देखा कि शहज़ादा हुसैन अलैहिस्सलाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद में लेकर यानी बैठे हैं, तशरीफ़ फरमाए। मैं एक तरफ मुतवज्जे हो गए और जैसे ही मैंने मुड़ के दोबारा उनकी तरफ देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं देखती हूँ कि आपकी मुबारक आँखों में आंसू जारी हो चुके हैं। आप सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि मैंने पूछा, अरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हों, क्या बात है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मान मुबारक तर क्यों है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी मेरे पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी उम्मत मेरे इस बेटे को अनकरीब कत्ल कर देगी। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत ही की खबर नहीं दी थी, बल्कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस जगह की मट्टी भी ला कर दी थी जहाँ इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहादत पाना थी। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान करबला की वो मट्टी उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा को अता कर दी थी। हज़रत उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि सैयदना हसन हुसैन अलैहिमुस्सलाम दोनों मेरे घर में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खेल रहे थे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर खिदमत हुए और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से एक जमात आपके इस बेटे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आपके बाद कत्ल कर देगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम शहादत की थोड़ी सी मट्टी लाकर भी दी। वो मट्टी मुझे दी और फरमाया कि उम्मे सलमा, ऐ उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा, जब ये मट्टी खून में बदल जाए तो जान लेना कि मेरा ये बेटा शहीद हो गया। वायात में है कि हज़रत उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा ने इस मट्टी को बोतल में रख दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद हर रोज़ उस मट्टी को देखती और कहती थी कि आए मट्टी, जिस दिन तू खून में तब्दील हो जाएगी वो दिन अजीम होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर देने के साथ साथ इस मकाम यानी उस मकाम की भी निशानदेही फरमा दी थी कि जहाँ इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहादत पाना थी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने खबर दी है कि मेरा बेटा हुसैन अलैहिस्सलाम मेरे बाद ज़मीन तिफ़ यानी करबला में शहीद कर दिया जाएगा। और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मेरे पास उस ज़मीन की ये मट्टी भी लाए और उन्होंने मुझे ये बताया कि यही मट्टी हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम का मदफन है। हज़रत उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा से रिवायत है कि एक दिन महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे कि अचानक जाग उठे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशानी के आलम में थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में सुर्ख मट्टी थी जिसको आप उलटते थे। मैंने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मट्टी कैसी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने खबर दी है कि सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इराक़ की सरज़मीन पर कत्ल कर दिए जाएंगे और ये वहाँ की मट्टी है। नाज़रीन कराम, इसके अलावा मुताद्दिद रिवायात से ये साबित है कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का चर्चा बचपन ही से शुरू हो चुका था। लेकिन एक बात नाज़रीन यहाँ पे मैं बड़ी काम की करना चाहता हूँ कि किसी रिवायत में नहीं आता कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत हसन अलैहिस्सलाम या ख़ुद हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की हो कि ऐ परवरदिगार ये वाक़ा पेश ना आए, ये तमाम मसाइब टल जाए,
क्योंकि ये पाक नुफूस कुद्सिया ये वो हस्तियाँ नाजरीन जो राज़ी बरज़ा रहते थे, यानी अल्लाह की रज़ा में हर वक्त राज़ी रहते थे। वो जानते थे कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये इम्तिहान व आजमाइश है, ये अल्लाह की सुन्नत है कि वो अपने बंदों का इम्तिहान लेता है। और बात है, और ये बात भी है कि हर शख्स का इम्तिहान उसकी दीनी और ईमानी हैसियत के मुताबिक होता है। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि सबसे सख्त इम्तिहान अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम का होता है, उसके बाद सालिहीन का होता है, फिर दर्जा बदर्जा उन लोगों का जो उनके साथ मुशाबहत रखते हों। यही वजह है कि इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी शहादत के चर्चे और शोहरत के बावजूद अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहे थे। तमाम असहाब हैं मुकर्रम, तमाम असहाब हैं मुकर्रम, तमाम रिश्ते नबी से मुहकम, मकाम सब्र व रज़ा में, लेकिन हुसैन सा दूसरा नहीं। नाज़रीन कराम, अब तस्लीम और रज़ा की इस दास्तान को इंशाअल्लाह मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। ज़िंदगी रही तो मेरा आपका सफ़र, मेरा आपका साथ इसी तरह से रहेगा। कसस करबला में तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, इस दुआ, इस उम्मीद, इस यकीन के साथ कि अल्लाह ताला आपका, हमारा, हम सब का हामी नासिर। अल्लाह हाफ़िज़। आया ना होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पे। इस खुसूसी सेगमेंट के साथ ही हम दोनों को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।